तो स्टार्ट करेंगे सेकंड वाला सब स्टार्ट करेंगे, दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसमें मैं फ्लूइड मैकेनिक्स और फ्लूइड मशीनरी दोनों को डिस्कस करने वाला हूँ, राइट, फॉर सिविल एंड मैकेनिकल दोनों के लिए। और क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन, कंसेप्ट्स का कॉम्बिनेशन, सारी चीजें कॉम्बिनेशन प्रॉपर रखेंगे फॉर कंसीडरिंग बोथ सिविल एंड मैकेनिकल, ताकि दोनों को बैलेंस में लेके चलेंगे, राइट। अब बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन के बारे में बात करूंगा कि एफएम का इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट करता हूं। देखिए जैसे ऑलरेडी मैं आपको सॉम पढ़ा चुका हूं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, वहां पे मैं आपसे डिजाइन के बारे में सारी चीज के बारे में बात किया हूं कि व्हाट डू वी मीन बाय बेसिकली डिजाइन, क्या होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, क्या होता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, क्या होता है डिजाइन, सारी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कशन किए, क्या होता है स्ट्रेस, क्या होता है स्ट्रेस, सारी चीज को। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो मुझे जरूरत पड़ेगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से, तो वहां से मैं यहाँ पे यूज भी करूंगा। तो ऑलरेडी आप अगर पढ़े हुए तो आपके लिए ज्यादा बेटर हो जाएगा। फिर भी मैं यहाँ पे राइट थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कशन जरूर करूंगा अगर कहीं पे भी जरूरत पड़ता है तो, राइट। अब देखिए यहाँ पे जैसे बात करूंगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जब मैं आपको पढ़ाया तो वैसे कंडीशन आप देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो एप्लीकेशन हम लोग देखे कि कहाँ कहाँ पे उसको आप यूज करेंगे। सो वी आर यूजिंग सॉम, कंसेप्ट ऑफ सॉम फॉर design of any mechanical component or civil component, right, against load, so that your component should be safe and it should not fail after the application of the load। इसके बारे में बात की। वैसे अगर मैं फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में बात करता हूँ कि why we are discussing about the fluid mechanics, जैसे कि फ्लूइड मैकेनिक्स में यहाँ पे काफी डिटेल में बहुत सारी चीजों को पढ़ने वाला हूँ, चाहे वो फ्लूइड स्टैटिक्स हो, चाहे वो फ्लूइड काइनेमेटिक्स हो, चाहे वो फ्लूइड डायनेमिक्स हो, बहुत सारी चीजों को पढ़ेंगे बेसिकली। तो वैसे कंडीशन में अगर मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि why we are discussing about the fluid mechanics, so because we have to design, जैसे अब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप स्ट्रेस पढ़ रहे हो, स्ट्रेन पढ़ रहे हो, सारी चीजों को पढ़ रहे हो, राइट, एक्सियल लोड पढ़ रहे हो, बेंडिंग मोमेंट पढ़ रहे हो, ट्विस्टिंग मोमेंट पढ़ रहे हो। सो व्हाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑल द थिंग्स सो दैट वी कैन डिजाइन मैकेनिकल कंपोनेंट्स इन द सेम वे। अगर मैं फ्लूइड के बारे में अगर आपसे बात करता हूं तो फ्लूइड में भी क्या होगा, वी नीड टू डिजाइन कैनल्स, वी नीड टू डिजाइन डैम्स, we need to design water machines, just like suppose turbines, pumps, etc. For that we need to have concept of fluid and some related concepts of fluid mechanics, so that we can design all the machineries of fluid, right, and machinery should work accordingly on the basis of principle we have designed that only। So let's start fluid mechanics। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इंट्रोडक्शन के लिए। तो इंट्रोडक्शन में अगर मैं बात करता हूँ मैटर से स्टार्ट करूंगा, राइट। इफ वी डिस्कस अबाउट मैटर, सो मैटर कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, राइट, आइदर इट इज सॉलिड और फ्लूइड। तो अगर ये मैटर या तो आपका सॉलिड हो सकता है या फिर कैसा हो सकता है बताना, फ्लूइड हो सकता है, सॉलिड और फ्लूइड हो सकता है। नाउ फ्लूइड कैन बी अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, इट कैन बी आइदर लिक्विड और इट कैन बी गैस, इट कैन बी आइदर लिक्विड और इट कैन बी गैस, या तो ये लिक्विड हो सकता है या फिर ये गैस हो सकता है। इसका मतलब ऐसा है कि अगर मैं कहीं पे भी अगर फ्लूइड बोल रहा हूँ, इट मीन्स या तो वो लिक्विड हो सकता है या तो वो गैस हो सकता है। लेकिन कहीं पे भी फ्लूइड का ये मतलब नहीं समझना है कि सिर्फ वो लिक्विड होगा। कई बार लोग सोचते हैं सिर्फ राइट लिक्विड इज फ्लूइड, ऐसा नहीं है, राइट। ऐसा सिर्फ लिक्विड ही फ्लूइड ऐसा सोच लेते हैं, बट डोंट थिंक लाइक दैट, राइट। बोथ आर फ्लूइड, लिक्विड एज वेल एज गैस, दोनों के दोनों क्या आपका फ्लूइड है। तो फ्लूइड का मतलब भी होता है या तो आप लिक्विड, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि फ्लूइड है, राइट, किसी कंटेनर में फ्लूइड है, इसका ये मतलब है या तो उसमें लिक्विड भी हो सकता है या तो उसमें गैस भी हो सकता है, राइट। बिकॉज ये जो फ्लूइड है उसके दो टाइप्स हैं, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है। तो सबसे पहले काम करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड, दोनों को कंपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस के बेसिस पे। देखिए अगर मैं कर रहा हूँ कंपैरिजन ऑफ, राइट, कंपैरिजन ऑफ, देखता हूँ कंपैरिजन ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड, सॉलिड एंड फ्लूइड, सॉलिड और फ्लूइड को अगर मान लीजिए अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो किस तरीके से कंपेयर कर सकता हूँ। देखिए ऑलरेडी मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में सॉलिड आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी एक बार देखता हूँ। मान लीजिए आपके पास अगर एक सॉलिड ब्लॉक है और उसको आपने यहाँ पे नीचे की तरफ ऐसे फिक्स कर रखा है, लोअर पोर्शन पे ऐसा फिक्स कर रखा है इसको। सो हियर वी हैव सॉलिड ब्लॉक, ये आपके पास मान लीजिए अगर सॉलिड है और इस सॉलिड को अगर आप फिक्स करके रखे हो, एंड वी हैव अप्लाइड टेंजेंशियल फोर्स और शियर फोर्स। अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर देते हो टेंजेंशियल फोर्स और शियर फोर्स, सो दिस फोर्स इज टेंजेंशियल फोर्स, तो ये आपके लिए टेंजेंशियल और शियर फोर्स है। टेंजेंशियल और शियर फोर्स और ट्रांसवर्स फोर्स भी कई बार लोग बोलते हैं, राइट। टेंजेंशियल और शियर फोर्स इसको बोल रहा हूँ। वैसे कंडीशन में जब आप टेंजेंशियल शियर फोर्स अप्लाई करोगे तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, आप देख सकते हैं कि ये आपका जो पॉइंट ए है, सपोज करो दिस पॉइंट इज ए, इफ दिस पॉइंट इज बी, ये आपका पॉइंट जो है वो बी है, ये वाला पॉइंट आपका सी है और ये वाला पॉइंट आपका डी है। तो सी डी वाला प्लेन तो फिक्स किया हुआ सॉलिड में, तो आप जो टेंसिल फोर्स अप्लाई करोगे, सो व्हाट विल द इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स ऑन द बॉडी, उस फोर्स का जो इफेक्ट आएगा बॉडी के ऊपर, आपका बॉडी थोड़ा सा क्या करेगा, टिल्ट कर जाएगा राइट साइड में, लाइक दिस, इस तरीके से थोड़ा सा क्या कर जाएगा, इस तरीके से ऐसे टिल्ट कर जाएगा, राइट, समवेयर लाइक दिस, इस तरीके से टिल्ट कर जाएगा। दैट मींस आपका पॉइंट ए यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज ए डैश पे आ जाएगा, और आपका पॉइंट बी यहाँ से आ जाएगा, दैट इज बी डैश पे आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट है आपको, जैसे डिस्प्लेसमेंट डेल्टा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ रहा है और यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, डेल्टा आ रहा है, राइट।
तो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा हो जा रहा है, राइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और थोड़ा सा एंगल यहाँ पर डिस्टॉर्ट हो रहा है, टिल्ट हो जा रहा है यहाँ पे। इसको अगर मैं फाई लिख देता हूँ, दिस इज एंगल फाई लिख देते हैं। ये सॉलिड के लिए ऑलरेडी आप पहले से पढ़े हुए हो। तो अगर मैं शियर स्ट्रेस के बारे में आपसे डिस्कस करता हूँ, सो व्हाट इज शियर स्ट्रेस टाउ, तो शियर स्ट्रेस टाउ जो होता है दैट इज शियर फोर्स पर यूनिट एरिया, और शियर एरिया आप ऐसा बोल सकते हैं। शियर फोर्स पर यूनिट शियर इन टर्म्स ऑफ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, और पास्कल के टर्म्स में आप देख सकते हो। ये हुआ आपके लिए शियर स्ट्रेस हुआ। अब मैं बात करता हूँ शियर स्ट्रेन के बारे में बात करूंगा। सो व्हाट इज शियर स्ट्रेन, अगर यहाँ पे देखिए, अगर मैं शियर स्ट्रेन के बारे में डिस्कस करता हूँ, तो शियर स्ट्रेन को आप ऐसे लिख सकते हैं, शियर स्ट्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, द एंगल थ्रू व्हिच द बॉडी टिल्ट्स और डिस्टॉर्ट इज नोन एज शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन जनरली इसको बोला जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, राइट, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन हो जाता है, इस तरीके से आप बोल सकते हो। सो वी कैन राइट शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। तो आपको जो शियर स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन हो जाता है, एंड दिस इज फॉर सॉलिड ओनली। ये सिर्फ सॉलिड के लिए, जितना भी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ अभी सॉलिड के लिए, बाद में फ्लूइड के लिए देखूंगा, और उसके बाद सॉलिड और फ्लूइड दोनों को क्या करूंगा, कंपेयर करने वाला हूँ, राइट। अब देख लीजिए, अगर मैं यहाँ से अगर बात करता हूँ, ठीक है, शियर स्ट्रेस डायरेक्ट शियर स्ट्रेन, इसका मतलब है कि जैसे जैसे आपका फोर्स का वैल्यू, शियर फोर्स का जैसे जैसे बढ़ते चले जाएगा, राइट, अगर बात करता हूँ तो शियर फोर्स का वैल्यू जैसे बढ़ते चला जाएगा, यानी शियर स्ट्रेस का जैसे बढ़ते चला जाएगा, वैसे वैसे शियर स्ट्रेन का वैल्यू भी आपका क्या होगा, फाई का वैल्यू भी क्या होगा, इंक्रीज होते चला जाएगा। इस तरीके से बात कर सकता हूँ। दैट मीन्स अगर बात करता हूँ शियर स्ट्रेन की बारे में बात करूंगा, फाई, शियर स्ट्रेन की बात करूंगा, शियर स्ट्रेन इज अ फंक्शन ऑफ लोड ओनली। तो ये सिर्फ लोड का फंक्शन है, यानी शियर फोर्स का सिर्फ फंक्शन हो जाएगा, फंक्शन ऑफ शियर फोर्स। बट शियर स्ट्रेन फाई इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये टाइम का फंक्शन नहीं होगा, इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम का फंक्शन नहीं हो पाएगा। आप देखेंगे, राइट, ध्यान दीजिए, अगर आप देखेंगे ध्यान से, अगर मान लीजिए अगर मैंने लोड लगाया, सपोज करो 100 किलो न्यूटन लोड लगाया है इसके ऊपर, वैसे कंडीशन मान लीजिए अगर सपोज करो 2 डिग्री या 3 डिग्री अगर मान लीजिए टिल्ट हो गया है, वैसे कंडीशन मान लीजिए आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ लोड, आप देखते हो मेजर करते हो 2 या 3 डिग्री जो है वो सपोज करो टिल्ट हो गया है। आप मान लो आफ्टर टाइम, आप हो सकता है 1 दिन बाद या 2 दिन बाद आके फिर देखोगे, लोड अभी लगा हुआ है, वैसे कंडीशन आप देखोगे उतना ही एंगल फाई विल रिमेन कांस्टेंट, फाई सेम है, यानी फाई जो होगा ना लोड के हिसाब से चेंज होगा। आप सपोज लोड को इंक्रीज कर दे रहे हो तो फाई आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए आप लोड को इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, टाइम के साथ देखेंगे, लोड उतना ही लगा हुआ है, आज देखते हैं, कल देखते हैं, परसों देखते हैं, टाइम के उसमें देखेंगे, तो आपका फाई का वैल्यू कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। तो सॉलिड में ऐसा होता है कि आपका जो शियर स्ट्रेन होता है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होता है, बट लोड के रिस्पेक्ट में चेंज होता है। आप लोड को इंक्रीज करते जाएंगे तो फाई का वैल्यू क्या होता जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, एंगल ऑफ टिल्ट जो है वो क्या होता जाएगा, आपका बढ़ते जाएगा, अगर आप लोड को या शियर फोर्स को आप बढ़ाते जाते हैं तो। ये हुआ सॉलिड के केस में बात किया। अब बात करते हैं सॉलिड में, अगर ऐसा होता है इफ लोड इज रिमूव्ड, अगर मान लीजिए मैं लोड को अगर मान लीजिए क्या करता हूँ, रिमूव करता हूँ, इफ लोड इज रिमूव्ड देन व्हाट वी कैन से, बेसिकली क्या हो सकता हूँ, सॉलिड विल रिगेन इटसेल्फ, राइट, सॉलिड विल रिगेन इटसेल्फ। वैसे कंडीशन में सॉलिड क्या कर सकता है, अपने आप को रिगेन कर सकता है, वेदर इट इज फुल्ली रिगेन और पार्शियली रिगेन, बट सॉलिड क्या करेगा, अपने आप को रिगेन कर सकता है। अब देखिए ये सारी चीज के बारे में बात की, हमने सॉलिड के बारे में बात की कि सॉलिड को आप लोड लगाओगे तो शियर स्ट्रेस होगा, शियर स्ट्रेन होगा, और शियर स्ट्रेन जो होता है वो सिर्फ लोड पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। और लोड को अगर आप हटा लोगे वापस तो बॉडी जो टिल्ट हो गया वापस अपनी जगह पे वापस आ जाएगा, इट कैन रिगेन इटसेल्फ। ये सभी चीज हमने बात की सॉलिड के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे डिस्कस किए, दैट शियर स्ट्रेस, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए, दैट शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन के बारे में डिस्कशन किए। अब बात करेंगे फ्लूइड के बारे में, देखते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फ्लूइड। अगर मैं फ्लूइड के बारे में डिस्कस करता हूँ, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फ्लूइड। अगर मान लीजिए अगर मैं फ्लूइड के बारे में डिस्कस करूंगा तो वैसे कंडीशन में देखिए, अगर मान लीजिए अगर आप फ्लूइड को कंटेन कर रहे हैं, राइट, आप इमेजिन करिए कि फ्लूइड को आपने ऐसा कंटेन किया हुआ है इस तरीके से आप फ्लूइड को अगर मान लीजिए कंटेन किए हैं, राइट, फ्लूइड को इस तरीके से आप कंटेन कर रहे हैं, और इन बिटवीन दिस टू ऐसा आप कंटेन कर रहे हैं। और वैसे कंडीशन में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप सपोज करो ये फ्लूइड एलिमेंट आपने लिया है, राइट, हियर वी हैव फ्लूइड एलिमेंट। अगर आप फ्लूइड एलिमेंट को ऐसे कंटेन कर रहे हैं, वैसे कंडीशन मान लीजिए अगर आप यहाँ पे अगर शियर फोर्स अगर अप्लाई करते हैं, यहाँ पे अगर आप शियर फोर्स अगर अप्लाई करेंगे, शियर फोर्स और टेंजेंशियल फोर्स, वैसे कंडीशन में क्या होगा, देखिए ये जो आपका पॉइंट ए है, यहाँ पे ये जो पॉइंट आपका बी है, या इस तरीके से बना देता हूँ, राइट, ये जो पॉइंट आपका ए है या फिर आपका जो पॉइंट बी है वो क्या होगा, आप देख सकते हैं पॉइंट ए और बी, आप देखेंगे जैसे शियर फोर्स अप्लाई करेंगे, पॉइंट ए आफ्टर सम टाइम यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा,
पॉइंट ए विल शिफ्ट आफ्टर सम टाइम हियर, तो आपको जो पॉइंट ए है वो यहाँ कहीं पे शिफ्ट हो जाएगा, आप देख सकते हैं, दैट इज ए डैश पे शिफ्ट हो जाएगा। आफ्टर सम टाइम इट शिफ्ट हियर, दैट इज ए डबल डैश पे। इन द सेम वे आपको जो पॉइंट बी है वो भी शिफ्ट हो जाएगा। पहले मान लीजिए आपका पॉइंट बी अगर यहाँ था, आफ्टर सम टाइम इट विल शिफ्ट हियर, दैट इज एट बी डैश। आफ्टर सम टाइम इट विल शिफ्ट हियर, दैट इज एट बी डबल डैश। इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से। अगर मैं एंगल ऑफ टिल्ट के बारे में बात करूंगा, इस तरीके से बात करूंगा, राइट, एंगल ऑफ टिल्ट के बारे में बात करूंगा तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी इस तरीके से ये आ जाएगा और यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। हियर वी हैव पॉइंट सी एंड हियर वी हैव पॉइंट डी, ये पॉइंट सी और डी है। आप देखिए ये यहाँ पे ये पहले ये फाई का वैल्यू था, उसके बाद फाई का वैल्यू इतना बढ़ गया है। अब मान लीजिए पॉइंट अगर यहाँ शिफ्ट हो जाता, पॉइंट अगर मान लीजिए अगर यहाँ शिफ्ट हो जाता तो वैसे कंडीशन फाई का वैल्यू और आपको इंक्रीज हो जाएगा। सो फाई गोज ऑन इंक्रीजिंग, फाई गोज ऑन इंक्रीजिंग, राइट। लेकिन उस समय आपका फोर्स का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा, फोर्स इज कांस्टेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाई का वैल्यू जो है, द वैल्यू ऑफ फाई गोज ऑन इंक्रीजिंग, तो फाई का जो वैल्यू है वो क्या होते जा रहा है, फाई का वैल्यू क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूंगा, अगर फ्लूइड एलिमेंट है तो फ्लूइड के एलिमेंट के केस में ऐसा होगा कि अगर आपका एफ का वैल्यू जो है ना चेंज नहीं हो रहा, आपने फोर्स लगाया है, उसके बाद क्या होता है, अगर मैं बात करूंगा फाई के बारे में बात करूंगा, सी स्ट्रिंग बार करूंगा, सो फाई गोज ऑन इंक्रीजिंग, फाई जो होता है फाई गोज ऑन इंक्रीजिंग, गोज ऑन इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, गोज ऑन इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, आपका जो फाई का वैल्यू है वो क्या होते जाएगा, चेंज होते जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी जैसे जैसे आपका टाइम का वैल्यू इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपका जो फाई का वैल्यू है वो भी क्या होते जाएगा, बताना, इंक्रीज होते जाएगा। इसका मतलब क्या है, फाई का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब आप देख सकते हैं कि पॉइंट ए यहाँ से ए डैश पे आ गया, फिर वो ए डबल डैश पे आ गया, फिर वो ए ट्रिपल डैश पे आ गया, इस तरीके से मूव कर रहा है। पॉइंट बी से बी डैश, बी से डबल डैश, बी ट्रिपल डैश आगे की तरफ मूव करता जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये अगर मैं आपसे बोलूंगा, राइट, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस डिफॉर्म होना। क्योंकि फाई क्या है, फाई इज शियर स्ट्रेन, और फाई के बारे में बात करूंगा तो फाई जो होता है वो होता है आपका शियर स्ट्रेन होता है। सो फाई इज शियर स्ट्रेन, अगर शियर स्ट्रेन है तो शियर स्ट्रेन का मतलब ही होता है डिफॉर्मेशन और मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन, दैट रिप्रेजेंट्स डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडी, डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडी, बॉडी के डिफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो फाई देखिए कंटिन्यूअसली आपका इंक्रीज हो रहा है, राइट, फाई इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सिंस राइट फाई इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली, फाई इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी आपका जो फाई है, यानी जो शियर स्ट्रेन है वो टाइम के साथ कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, दैट इज आल्सो नोन एज कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन, जिसको बोलेंगे कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन बोलेंगे। So this is known as continuous deformation, continuous deformation with respect to time, यानी टाइम के रिस्पेक्ट पे आपका जो फाई है, यानी जो बॉडी वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, डिफॉर्म हो रहा है, राइट। अब बात करते हैं इफ लोड इज रिमूव्ड, अगर लोड को अगर मैं रिमूव कर दूं, अगर मैं लोड को रिमूव करूंगा तो क्या वो वापस आएगा क्या, उसके बारे में बात करते हैं। इफ शियर फोर्स और शियर लोड इज रिमूव्ड, इफ शियर फोर्स इज रिमूव्ड, शियर फोर्स इज रिमूव्ड, अगर मान लीजिए अगर आपने शियर फोर्स को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया है, देन व्हाट वी कैन से, then right that body will not come to, body will not regain itself, body will not regain itself, वैसे कंडीशन बॉडी अपने आप को रिगेन नहीं करेगा, body will not regain itself because fluid cannot, reason is because fluid cannot resist, because fluid cannot resist even slightest shear force, even slightest shear force, बिकॉज फ्लूइड जो होता है वो स्लाइटेस्ट यानी छोटे से छोटे शेयर फोर्स को भी रेजिस्ट नहीं कर सकता है। आप लोड अगर रिमूव करोगे वापस अपने पोजीशन पर नहीं आएगा। दैट मीन्स अगर एक बार वो कंटिन्यूअस डिफॉर्म होना स्टार्ट होता है, दैट मीन्स अगर पॉइंट ए से ए डैश पे आ गया, ए डैश से ए डबल डैश पे, ए डबल डैश से ए ट्रिपल डैश पे आ जाता है, दैट मीन्स अगर जैसे जैसे अगर मान लीजिए पॉइंट आगे की तरफ चला गया है, आप लोड को हटा भी दोगे तो सॉलिड के केस में क्या होता है, सॉलिड के केस में ऐसा होता है कि अगर आपने लोड को अगर रिमूव कर दिया तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, आप जैसे लोड को अगर रिमूव करोगे तो पॉइंट ए डैश अपने जगह से वापस ए पे आ जाएगा। बट फ्लूइड के केस में ऐसा नहीं होता, बिकॉज फ्लूइड कैन नॉट रेजिस्ट, फ्लूइड क्या कर सकता है, उसको रेजिस्ट नहीं कर सकता और वापस अपने पोजीशन में नहीं आ सकता, अपने आप को रिगेन नहीं कर सकता है, राइट। और ये जो कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होता है, राइट, दैट्स व्हाई वो कंटिन्यूअसली क्या करता रहता है, डिफॉर्म करता रहता है। और ये जो कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होता है ना, दिस कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लूइड फ्लो, दिस कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लूइड फ्लो, रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लूइड फ्लो। ये फ्लूइड फ्लो के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ये कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन जो है वो फ्लूइड फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब देखिए यहाँ बात कर ले कि लोड को आप रिमूव करोगे तो भी वापस आने वाला नहीं है, वो क्या करता रहेगा, फ्लो करता रहेगा। दैट मीन्स एक बार अगर आपने शियर फोर्स लगा दिया है, फ्लूइड का फ्लो करना स्टार्ट हो गया है, तो फ्लूइड विल कंटिन्यू इन फ्लो ओनली, लेकिन फ्लूइड आपका वापस रिगेन करने वाला तो नहीं होगा यहाँ पे, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे मैं यहाँ पे नोटिस करूंगा दैट फाई इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू, दैट इज फाई
फाई इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फाई इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी आपको जो फाई है टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. सो राइट, इंस्टेड ऑफ शियर स्ट्रेस, सो व्हाट वी कैन से, so we have d phi by dt, so we have d phi by dt, that is rate of change of, that is rate of shear strain, right, rate of shear strain or shear rate of change of shear strain or shear strain rate or rate of shear strain, rate of shear strain भी जिसको बोला जा सकता है, that is d phi by dt, because phi is changing with respect to time, आपका phi अगर टाइम के साथ अगर चेंज हो रहा है, so definitely we have some rate of shear strain, shear strain का रेट होगा that is d phi by dt हो जाएगा. तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करता हूँ, राइट, जस्ट लुक एट हियर, अगर मैं यहाँ से बात करूंगा कि phi किसका फंक्शन है, so here phi is a function of, in this case for case of fluid, so phi is a function of, phi जो आपका फंक्शन होगा, so phi is also a function of time, ये टाइम का फंक्शन होगा, बिकॉज phi is changing with respect to time. लेकिन आप सॉलिड के केस में देखिए, आप जब सॉलिड केस में देख रहे थे, यहाँ पर देखिए, आप सॉलिड केस में देख रहे थे, फाई इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, इट इज ओनली फंक्शन ऑफ लोड, बट यहाँ पे दोनों का फंक्शन होगा, फंक्शन ऑफ लोड एज वेल एज फंक्शन ऑफ टाइम, यानी शियर फोर्स और टाइम दोनों का फंक्शन हो जाएगा. दैट्स व्हाई वी हैव डी फाई बाई डी टी, इसलिए आपका आ रहा है डी फाई बाई डी टी आ रहा है. सो फॉर फ्लूइड, अगर मान लीजिए अगर मैं फ्लूइड के बारे में अगर आपसे बात करता हूँ, सो फॉर फ्लूइड व्हाट वी कैन से, शियर स्ट्रेस, अगर मेरे को बोलना होगा तो बोलूंगा शियर स्ट्रेस is directly proportional to rate of shear strain. This is rate of shear strain. Rate of shear strain. तो अगर मैं shear stress लिखूंगा, so this is directly proportional to rate of shear strain, or it can be written in this way: shear stress tau will be directly proportional to d phi by dt. d phi by dt इस तरीके से हो सकता है. This is the major difference. This is the major difference between सॉलिड एंड फ्लूइड. अगर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डिफरेंस अगर याद रखना, तो ये डिफरेंस आपको याद रखना पड़ेगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा, राइट, दैट इज टाउ इज डायरेक्टली डी फाई बाई डी टी. और यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस वाले केस में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दैट टाउ इज डायरेक्टली टू राइट फाई ओनली, इस तरीके से आप इस चीज को देख पाएंगे. दिस इज द मेजर डिफरेंस. तो अगर आपको याद रखना होगा तो ऐसे भी याद रख सकते हैं that in case of solid shear stress is directly proportional to shear strain, but in case of fluid, अगर मैं fluid के बारे में अगर बात करूंगा, so shear stress will be directly proportional to d phi by dt, that is rate of shear strain. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाएगा. तो अगर मैं बात करता हूँ, कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है, कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन हो रहा है, यानी एक बार अगर आपने लोड लगा दिया अगर फ्लूइड के ऊपर, फ्लूइड एलिमेंट पे एक बार आपने अगर मान लीजिए शियर फोर्स अगर लगा दिया है, तो वैसे कंडीशन में एक बार वो उसका कंटिन्यू डिफॉर्मेशन स्टार्ट होगा, दैट डिफॉर्मेशन विल नॉट स्टॉप, वो डिफॉर्मेशन का कंटिन्यू रहेगा, दैट इज आल्सो नोन एज कंटिन्यू डिफॉर्मेशन. और यही कंटिन्यू डिफॉर्मेशन जो होगा रिस्पॉन्सिबल होगा फ्लूइड फ्लो के लिए. तो अगर मान लीजिए अगर मैं डिफाइन करता हूँ व्हाट डू वी मीन बाय फ्लूइड, अगर मान लीजिए अगर मैं फ्लूइड को अगर डिफाइन करूंगा तो कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, हाउ वी कैन डिफाइन फ्लूइड. अगर फ्लूइड को अगर मुझे डिफाइन करना है तो फ्लूइड को डिफाइन कर सकता हूँ सब्सटेंस, राइट, फ्लूइड सब्सटेंस which can flow under the action of even slightest shear force, slightest or smallest shear force. तो फ्लूइड को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं. सो फ्लूइड इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो अंडर द एक्शन ऑफ इवन स्लाइटेस्ट शियर फोर्स, दैट इज नोन एज फ्लूइड. उसको बोलेंगे फ्लूइड बोलेंगे. फॉर एग्जांपल दे सकते हैं. Example we can have air, example we can have water, example we can have oil, etc. These are example of fluid. ये fluid के example हो जाएगा. air, water, oil, mercury, these are examples of fluid. ये सभी fluid के example हो गए. That means the substance which can flow under the action of even smallest, छोटा से छोटा shear force भी आप अप्लाई करोगे तो वैसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो फ्लो कर जाएगा, दैट इज नोन एज फ्लूइड. उसको बोला जाएगा फ्लूइड बोला जाएगा. जैसे अगर सॉलिड के बारे में अगर मैं बात करूं, आप सॉलिड को अगर देखते हैं तो सॉलिड में अगर आप स्मॉल फोर्स अगर लगाओगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इम्पैक्ट नहीं आएगा उसको. दैट मीन्स अगर उसका आप रिजल्ट देखते हो, उसका आप इफेक्ट देखोगे स्मॉल फोर्स का, एकदम छोटा फोर्स लगाओगे शियर फोर्स, तो आपको इफेक्ट आपको दिखेगा भी नहीं. भाई बिकॉज वो छोटे फोर्स के कारण डिफॉर्म होने स्टार्ट भी नहीं होगा इवन, राइट. बट फ्लूइड के केस में ऐसा नहीं. अगर फ्लूइड में आप छोटा भी शियर फोर्स अगर अप्लाई करोगे तो वैसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये फ्लूइड एलिमेंट आपका क्या कर जाएगा, फ्लो कर जाएगा. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग फ्लूइड इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो अंडर द एक्शन ऑफ इवन स्मॉलेस्ट और स्लाइटेस्ट शियर फोर्स. देखिए, तो थोड़ी देर पहले मैं आपसे बात कर रहा था कि फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसपे आप छोटा से छोटा भी मान लीजिए शियर फोर्स अप्लाई करते हैं, वैसे कंडीशन में फ्लूइड क्या कर जाएगा, फ्लो कर जाएगा, राइट. तो अगर मैं बात करूंगा इफ फ्लूइड इज एट रेस्ट, राइट, सपोज इफ फ्लूइड इज एट रेस्ट, अगर मान लीजिए अगर आपका फ्लूइड अगर रेस्ट पे है तो वैसे कंडीशन में आप क्या बोल सकते हैं. सपोज एग्जांपल लिया रेस्ट का, इस तरीके से कंटेनर लिया और इस कंटेनर में मान लीजिए अगर मैं फ्लूइड ले लेता हूँ, दैट इज लिक्विड, यहाँ पे कंटेनर में ले लिया विच इज एट रेस्ट, ये यहाँ पे इस कंडीशन में रेस्ट में है. इफ फ्लूइड इज एट रेस्ट, ये रेस्ट पे रखा हुआ है आपके पास, राइट,
रेस्ट और स्टैटिक फ्लूइड। अब देखिए यहाँ पे अगर ये रेस्ट या स्टैटिक फ्लूइड है वैसे कंडीशन में मैं तो जानता हूँ कि फ्लूइड जो है वो तभी रेस्ट पे हो सकता है जब उसको बिल्कुल भी शेयर फोर्स उसके ऊपर नहीं लग रहा होता। बिकॉज अगर छोटा भी शेयर फोर्स लग गया, छोटा से छोटा भी शेयर फोर्स लग गया, स्मॉलेस्ट शेयर फोर्स लग गया, तो वैसे कंडीशन फ्लूइड क्या कर जाएगा, फ्लो कर जाएगा। बट अगर फ्लूइड को अगर फ्लो नहीं कराना, फ्लूइड को अगर रेस्ट पे रखना है, तो वैसे कंडीशन आप बोल सकते हो फॉर फ्लूइड टू बी एट रेस्ट, अगर रेस्ट पे रखना है तो वैसे कंडीशन में डेफिनेटली आप बोलोगे कि जो सी स्ट्रेस का वैल्यू होगा वो कितना हो जाना चाहिए, 0 होना चाहिए। सो द वैल्यू ऑफ सी स्ट्रेस, तो आप सी स्ट्रेस टाउ का वैल्यू जो बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, 0 बोल सकते हो ऑन दैट फ्लूइड। सी स्ट्रेस कितना होना, 0 होना चाहिए। और अगर मैं आपसे बात करता हूँ राइट नॉर्मल स्ट्रेस के बारे में बात करूंगा, सिग्मा बार करूंगा, दैट इज नॉन जीरो, तो ये होना चाहिए आपका नॉन जीरो होना चाहिए राइट। अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, आगे जाके फ्लूइड स्टैटिक डिटेल में देखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी देख रहे हैं राइट। अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, मान लीजिए कोई फ्लूइड एलिमेंट लेता हूँ राइट, कोई फ्लूइड पॉइंट लिया है यहाँ पे राइट, तो वैसे कंडीशन में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रेशर होगा विल बी सेम इन ऑल डायरेक्शन। सो प्रेशर विल बी सेम इन ऑल डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल हियर P, हियर P, हियर P एज वेल एज हियर P, प्रेशर सभी पॉइंट पे सेम होगा। सब दिस पॉइंट इज ए, अगर ये पॉइंट है तो पॉइंट ए का अगर मैं स्टेट ऑफ स्ट्रेस अगर ड्रॉ करूँ तो आप ऐसा देख सकते हैं कि पॉइंट ए का जो आपका स्टेट ऑफ स्ट्रेस होगा वो इस तरीके से होगा राइट। इस तरीके से होगा कि अगर पॉइंट ए है तो उसका स्टेट ऑफ स्ट्रेस ऐसा होगा कंप्रेसिव इन नेचर, तो आप ऐसे देख सकते हैं कंप्रेसिव इन नेचर होगा, दैट इज इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये आपके पास हो जाएगा राइट सिग्मा, ये भी हो जाएगा सिग्मा, ये भी हो जाएगा सिग्मा, और ये भी हो जाएगा आपके लिए सिग्मा हो जाएगा। दिस इज नथिंग बट दिस केस इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग। इसी को बोला जाता है हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग राइट। हाइड्रोस्टैटिक, ऑलरेडी मैं फ्लूइड मैकेनिक्स स्ट्रेंथ ऑफ मेटल डिस्कस किया था हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग। 100 में ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग को। सो दिस केस इज नोन एज हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग। इसका मतलब ये है कि जब फ्लूइड रेस्ट पे होता है वैसे कंडीशन में शियर स्ट्रेस नहीं होता, नो शियर स्ट्रेस। बट ये जो आपके पास है दैट इज जो नॉर्मल स्ट्रेस है, तो शियर स्ट्रेस तो हो गया 0, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि शियर स्ट्रेस जो है वो आपको कितना हो गया होता है ना, 0 हो गया। लेकिन अगर मैं नॉर्मल स्ट्रेस के बारे में अगर आपसे बात करूं तो नॉर्मल स्ट्रेस जो होगा दैट विल बी कंप्रेसिव। तो नॉर्मल स्ट्रेस आपके लिए होता है कंप्रेसिव इन नेचर। तो नॉर्मल स्ट्रेस जो होगा आपके लिए कैसा हो जाएगा बताना, कंप्रेसिव, और शियर स्ट्रेस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। स्टेट ऑफ स्ट्रेस इस तरीके से बना दिए। और वैसे कंडीशन में अगर इसका हम लोग अगर मोहर सर्कल प्लॉट करें, ऑलरेडी प्लॉट कर चुके हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, इसका अगर मोहर सर्कल अगर प्लॉट करते हैं, सो मोहर सर्कल विल बी लाइक दिस। तो इसका जो मोहर सर्कल होगा वो इस तरीके से आ जाएगा। अब सपोज नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा, शियर स्ट्रेस टाउ अगर है, तो वैसे कंडीशन में एट दिस पॉइंट हियर एट दिस पॉइंट राइट, अगर मान लीजिए अगर प्रेशर P है, अगर उसको अगर मैं सिग्मा से अगर सिग्मा लिख रहा हूँ, वैसे कंडीशन में आप क्या लिख सकते हैं दैट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे ये आपका बनेगा मोहर सर्कल, एंड मोहर सर्कल विल बी अ पॉइंट। और इस कंडीशन पे आप बोल सकते हो कि आपका जो मोहर सर्कल है राइट, मोहर सर्कल विल बी अ पॉइंट। तो मोहर सर्कल जो आएगा वो आपको पॉइंट के फॉर्म में आ जाएगा। इट विल बी अ पॉइंट ऑन द नेगेटिव सिग्मा एक्सिस, और इस तरीके से आप देख सकते हैं एट a distance of p वाले डिस्टेंस पे आ जाएगा, और अगर सिग्मा लिख रहे हैं तो सिग्मा डिस्टेंस पे आ जाएगा। सो दिस कंडीशन इज नोन एज हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग। और हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग में आप देख सकते हैं कि आपके पास अगर इस कंडीशन में आप देखेंगे तो पॉइंट आ गया है। सो पॉइंट आ गया मींस ऑन एवरी प्लेन, अगर बात करूंगा ऑन एवरी प्लेन, सभी प्लेन के ऊपर ऑन एवरी प्लेन वी हैव ओनली नॉर्मल स्ट्रेस राइट, वी हैव ओनली नॉर्मल स्ट्रेस एंड नो शियर स्ट्रेस, ओनली नॉर्मल स्ट्रेस एंड नो शियर स्ट्रेस, और कोई भी शियर स्ट्रेस नहीं होगा, एंड नो शियर स्ट्रेस, कोई भी शियर स्ट्रेस नहीं होगा। एंड ऑल द प्लेन्स आर प्रिंसिपल प्लेन्स। वैसे कंडीशन में ऑल प्लेन्स आर प्रिंसिपल प्लेन्स, ऑल प्लेन्स आर प्रिंसिपल प्लेन्स, सभी प्लेन को होता है राइट, सभी प्लेन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल प्लेन्स बोलते हैं। ऑल प्लेन्स आर प्रिंसिपल प्लेन, दैट मीन्स ऑन ऑल द प्लेन्स राइट, ऑन ऑल द प्लेन्स। अगर इस स्टेट ऑफ स्ट्रेस के बारे में बात करूं, अगर इसमें बॉडी बहुत सारे प्लेन्स लूंगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स, सो ऑन ऑल द इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स वी हैव ओनली नॉर्मल स्ट्रेस, और किसी भी प्लेन पे शियर स्ट्रेस नहीं आएगा। दैट्स व्हाई ऑल द प्लेन्स आर प्रिंसिपल प्लेन। तो ये सभी प्लेन्स आपके लिए कैसे हो जाएंगे, प्रिंसिपल प्लेन्स हो जाएंगे। तो ये बेसिक एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन हुआ कि अगर मान लीजिए फ्लूइड आपका अगर मान लीजिए अगर रेस्ट पे है तो वैसे कंडीशन में ऐसा होगा। लेकिन अगर बात करूंगा फ्लूइड इज इन मोशन, अगर फ्लूइड अगर मोशन में है तो वैसे कंडीशन में डेफिनेटली आपका जो टाउ यानी शियर स्ट्रेस का वैल्यू है वो 0 नहीं होगा, तो वो टाउ वहां पे क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा राइट। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लूइड के बारे में देखेंगे। तो बेसिकली मान लीजिए टाइप्स ऑफ फ्लूइड के बारे में अगर मैं देखता हूं, सो जस्ट लुक एट हियर फॉर टाइप्स ऑफ फ्लूइड के बारे में देखते हैं। तो अगर मैं देखूंगा टाइप्स ऑफ फ्लूइड के बारे में अगर देखूंगा तो आप ऐसा बोल सकते हो, सबसे पहला जो होगा दैट इज राइट आइडियल फ्लूइड के बारे में देखेंगे। सो व्हाट डू मीन बाय आइडियल फ्लूइड के बारे में डिस्कस करेंगे।
So ideal fluid means those fluid which has no viscosity, जिसके पास कोई भी viscosity नहीं हो, right? No surface tension, no surface tension, surface tension नहीं होना चाहिए. No surface tension as well as which are incompressible in nature. Incompressible. These types of fluid are known as ideal fluid, right? Just like ideal solid. अगर मैं ideal solid के बारे में बात करूंगा, जिसको हम लोग बोलते थे रिजिड बॉडी बोलते थे, तो अगर मैं आइडियल सॉलिड या फिर रिजिड बॉडी के बारे में बात करूंगा तो क्या होता था, दोज बॉडी विच आर नॉन डिफॉर्मेबल, किसी भी तरीके से उसका शेप या साइज चेंज नहीं किया जा सकता, चाहे आप कितना भी उस पर लोड लगा लीजिए. और आइडियल सॉलिड जो होता है वो इमेजिनरी बॉडी होता है, रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता. इन द सेम वे अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो ये जो आइडियल फ्लूइड जो है, अगर आइडियल फ्लूइड का अगर मान लीजिए अगर मैं एग्जांपल के बारे में बात करूंगा, व्हाट विल बी द एग्जांपल ऑफ दिस. अगर मान लीजिए अगर मैं इसका एग्जांपल बोलता हूँ तो मेरे को बोलना पड़ेगा नो एग्जांपल, राइट? नो सच एग्जांपल. No such example. Why no such example? Because, right, ideal fluid do not exist. Because, right, ideal fluid do not exist. Do not exist. ये fluid exist नहीं करता. That means ideal fluid or ideal fluid is also known as imaginary fluid. इसको बोला जाता है, right? Imaginary फ्लूइड भी इसको बोला जाता है. दिस इज ऑल्सो नोन एज इमेजिनरी फ्लूइड. इसको इमेजिनरी फ्लूइड भी बोला जाता है, राइट? जस्ट लाइक अगर मैं आइडियल सॉलिड के बारे में बात करूं तो वो होता है रिजिड बॉडी होता है. इन द सेम वे वी हैव आइडियल फ्लूइड, दैट इज इमेजिनरी फ्लूइड, जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता. नो एग्जिस्टेंस ऑफ दिस फ्लूइड इन द रियल लाइफ. अब सेकंड टाइप जो फ्लूइड होगा मेरे लिए, सेकंड टाइप विल बी नोन एज, राइट, सेकंड विल बी रियल फ्लूइड. अगर मैं बात करूंगा रियल फ्लूइड के बारे में, अगर आपसे बात करता हूँ रियल फ्लूइड के बारे में बात करूंगा तो रियल फ्लूइड क्या होगा, देखिए सीधी सी बात है. अगर दो ही कैटेगरी है, सपोज करिए अगर दो ही कैटेगरी है वैसे कंडीशन में, सपोज करो मैं ऐसा बोलता हूँ कि दो ही कंडीशन हो सकता है, राइट? या तो ब्लैक हो सकता है या तो व्हाइट हो सकता है. दो कलर लिया, ब्लैक या व्हाइट. मैं बोलता हूँ कि ना, सपोज करो मैं बोला कि ब्लैक जो है ना एग्जिस्ट करता ही नहीं है रियल लाइफ में, ब्लैक एग्जिस्ट करता है, मान लो ऐसा. तो कौन सा कलर एग्जिस्ट करता हो, तो आप बोलोगे दो ही अगर है तो सिर्फ क्या एग्जिस्ट करेगा, व्हाइट एग्जिस्ट करेगा, बस. दैट मीन्स अगर दो ही टाइप का फ्लूइड है मेरे पास, एक आइडियल फ्लूइड हो सकता है, दूसरा रियल फ्लूइड अगर हो सकता है. और मैं थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहा था कि आइडियल फ्लूइड एग्जिस्ट नहीं कर सकता बिकॉज इट इज इमेजिनरी फ्लूइड. तो दूसरा जो हो जाएगा वो रियल हो सकता है, क्योंकि दो ही चीज हो सकती है ना, इमेजिनरी कंडीशन एंड रियल कंडीशन. तो आप देखेंगे रियल लाइफ में दो ही कंडीशन हो सकता है, एक हो सकता है इमेजिनरी और एक तो उसका अपोजिट वर्ड हो सकता है रियल हो सकता है. तो अगर इमेजिनरी अगर कुछ भी एग्जिस्ट करता ही नहीं है, इसका मतलब जो भी एग्जिस्ट करता है वो सब क्या है, रियल है. दैट मीन्स ऑल फ्लूइड्स एक्सेप्ट आइडियल फ्लूइड. तो इसका हो जाएगा ऐसा, ऑल फ्लूइड्स एक्सेप्ट आइडियल फ्लूइड्स, यानी आइडियल फ्लूइड्स को छोड़ के बाकी सभी फ्लूइड क्या हो जाएंगे, आपके रियल फ्लूइड जाएंगे. तो अगर मैं वहां पे एग्जांपल देना अगर चाहूँ, व्हाट विल बी द एग्जांपल दूंगा तो आपको ऐसे बोल सकते हैं, ऑल फ्लूइड्स जो भी आपके पास अवेलेबल, ऑल फ्लूइड्स आर नोन एज रियल फ्लूइड्स. सभी फ्लूइड को हम लोग क्या बोलेंगे, रियल फ्लूइड बोलेंगे, राइट? तो बेसिक डिफरेंस हुआ कि रियल फ्लूइड क्या होगा और राइट रियल फ्लूइड क्या होगा, साथ ही साथ इमेजिनरी फ्लूइड क्या होगा, दोनों के बारे में डिस्कस की, या फिर आइडियल फ्लूइड क्या होगा उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे. जैसे बात किया कि नो विस्कोसिटी, नो सरफेस टेंशन या फिर इनकम्प्रेसिव बारे में बात की. दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड. ये फ्लूइड के प्रॉपर्टीज होते हैं जिसके बारे में अभी मैं पढ़ाई नहीं हूँ आपको. जैसे विस्कोसिटी के बारे में डिस्कस नहीं किया हूँ, सरफेस टेंशन या फिर कंप्रेसिबल है या फिर इनकम्प्रेसिबल, इनके बारे में डिस्कशन अभी नहीं किए. तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे हम लोग फ्लूइड प्रॉपर्टीज. अब देखेंगे तो क्या होता है विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेस, सारी चीज को देखेंगे. बट फिलहाल आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि आइडियल फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जिसके पास कोई विस्कोसिटी नहीं, सरफेस टेंशन नहीं या फिर इनकम्प्रेसिबल. तो मैं आपको बोला कि ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ कि कोई भी बॉडी जो है आइडियल फ्लूइड नहीं होता है. जैसे कोई भी सॉलिड बॉडी रिजिड नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ बॉडीज को अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल के लिए, कुछ अपने पर्पस के लिए यूज के लिए क्या करते हैं कि कुछ बॉडीज को हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं दे आर रिजिड, वो रिजिड है. इन द सेम वे फॉर अवर एप्लीकेशन, हमारे एप्लीकेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ बॉडीज को हम रिजिड मानते हैं, वैसे ही कुछ फ्लूइड को हम क्या मानेंगे, आइडियल फ्लूइड मान के चलेंगे. कई बार राइट मान के चलेंगे, लेकिन ऐसा एग्जिस्ट करता नहीं है.